नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी। अपने इस चैनल सीएलसी जुडिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का एक छोटा सा संकल्प है, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस मिशन के अंतर्गत मैं हर रोज़ अपने सीएलसी ग्रुप में एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू से संबंधित, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हर रोज़ एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसे पढ़ाता हूँ। ये सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं है। इस सर्विस के अलावा हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे फ़ोन कर आप बाकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सीएलसी की बाकी सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं, खासकर ये फ्री सर्विसेज का, तो ये स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर 9262810582 पर व्हाट्सएप कर अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य लिखें। आपको सीएलसी फ्री सर्विसेज ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इक्विटेबल मॉर्गेज से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 178 है ग्रुप में, तो टाइपिंग एरर से 177 चला गया था, तो आप इसको 178 के तौर पे ट्रीट करें। क्वेश्चन है कि इक्विटेबल मॉर्गेज कहाँ पे क्रिएट कैसे, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हम लोग क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले इक्विटेबल मॉर्गेज को समझते हैं कि आखिर इक्विटेबल मॉर्गेज होता क्या है। ये 5वीं सीरीज है, मॉर्गेज सीरीज का पार्ट 5 है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमने हर टाइप के मॉर्गेज पे अलग अलग वीडियो बनाया है। पार्ट 1 में सिंपल, पार्ट 2 में मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, पार्ट 3 में यूज़ुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, पार्ट 4 में आपका इंग्लिश मॉर्गेज, और ये करंट जो सीरीज चल रहा पार्ट 5 चल रहा, ये इक्विटेबल मॉर्गेज का। तो ये अपने आप में एक पिक्यूलियर टाइप का मॉर्गेज है। पिक्यूलियर कैसे है कि बाकी सब जितने भी मॉर्गेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता, लेकिन इस इक्विटेबल मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता। कोई मॉर्गेज डीड बनाने की आवश्यकता नहीं है। मियर बाय डिपॉजिटिंग टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी विथ इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी इज सफिशिएंट। ये टाइम सेविंग है। आज के डेट में बिजनेस लोन और बाकी तमाम तरह के लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, तमाम तरह के लोन, ये खासकर काफ़ी इस्तेमाल, काफ़ी यूज में द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट प्रीवेलेंट पार्ट है, और इससे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हेवली इज डिपेंडेंट अपॉन। तो ये इक्विटेबल मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है। इसमें खासकर ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इसलिए है कि एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता इसमें, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, तो जो बंदा लोन लेता है उसकी स्टैम्प ड्यूटी बचती है, नंबर 1। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता तो मॉर्गेज डीड वगैरह आपको नहीं बनवाना पड़ेगा, कोई टाइपिंग वगैरह नहीं कराना पड़ेगा। केवल आप अपने प्रॉपर्टी का ओरिजिनल टाइटल डीड आपने जमा कर दिया तो आपका इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हो गया विथ इंटेंशन टू क्रिएट सिक्योरिटी। तो ऐसे हालात में अगर मान लीजिए कि आप मॉर्गेज डीड बनवाने जाएंगे, टाइपिंग करवाएंगे, स्टैम्प पेपर परचेज करेंगे, आपको लोन की अर्जेंसी है, अर्जेंट ज़रूरत है, बिजनेस नीड्स और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जो भी सिटीज़ सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो ये सारे शहरों में नहीं है, कुछ सेलेक्ट शहरों में भी है, और गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इसे और लागू कर सकती है जैसा नीड नेसेसिटी हो। तो ये बैकड्रॉप में हमें ये 2-3 चीज़ें जाननी है। अगर मेंस में आपका क्वेश्चन आए तो आपका ओपनिंग लाइन कहा जाता है, वेल बिगन इज हाफ डन, इंट्रो पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यू हैव टू बिगिन विथ
देखिए पीटी तो हर किसी का हो जाता है, थोड़ा सा आप करेंगे पीटी आपका हो जाएगा। हालांकि पीटी अब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें। अब पहले वाली बात नहीं रही कि इजी इजी और सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीदिए, आप देखिए, आपको क्वेश्चन का लेवल और स्ट्रेंथ पता लग जाएगा। आप जब भी अपनी तैयारी करें तो एग्ज़ाम का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊंचे लेवल की तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम स्मूथ और कंफर्टेबल होगा। अगर एग्ज़ाम लेवल के नीचे या उसके आसपास करेंगे तो फिर चांसेस थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो अब नाउ कमिंग बैक टू ये डिफिनीशन, इसको 58F में डिफाइन किया गया है इक्विटेबल मॉर्गेज। और ये जो मैं इसको लाल पेन से टेक्स्ट को हाईलाइट कर दूं, ये आपके स्क्रीन पे, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड where a person in any of the following towns, namely towns of Calcutta, Madras, Bombay and any other town which the state government concerned may by notification in the official gazette specify in this behalf, delivers to a creditor or his agent document of title to immovable property with intent to create a security thereon. The transaction is called a mortgage by deposit of title deed. तो आप देखेंगे एक गौरतलब बात कि सेक्शन में कहीं भी इक्विटेबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे चीज़ों को वन बाय वन। तो क्वेश्चन इज दिस कि ये इंग्लिश डॉक्ट्रिन है उससे बोरो किया गया है। इंग्लिश लॉ के अंतर्गत ये दिस इज बेस्ड अपॉन इक्विटी और इंडियन लॉ के मुताबिक इसे टीपीए में जगह दिया गया है, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन लॉ। दिस इज़ द स्टैट्यूटरी डॉक्ट्रिन। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि इक्विटेबल मॉर्गेज, तो देखिए एग्जामिनर को पता है कि आपसे एक सवाल पूछेगा तो वो समझ जाएगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है आपके बोलने के अंदाज से। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है वो ओपनिंग लाइंस को देख के समझ जाता है। ये एक्सपीरियंस और तजुर्बा अपना अपना होता है एग्जामिनर्स का, इंटरव्यू बोर्ड में भी। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इक्विटेबल मॉर्गेज इज बेस्ड अपॉन, तो आप इक्विटेबल वर्ड देखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा इक्विटी। तो आपका आंसर दैट इज अ रॉन्ग आंसर। दिस इज बेस्ड अपॉन स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल। मैं अभी इक्विटी की बात नहीं कर रहा, इक्विटी हम लोग बाद में फिर कभी देखेंगे। तो ये अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए इसका जो इसेंशियल है, 4 इसेंशियल कि डेट लोन होना चाहिए। एक डायलॉग है, there could be no mortgage unless there exists a relationship of creditor and debtor। तो जैसे ही क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप होगा तो डेट होगा। ये इक्विटेबल मॉर्गेज कैसे क्रिएट किया जाता है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अब डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड किस लिए? अब मान लीजिए मैं आपके घर आया घूमने के लिए, अपने प्रॉपर्टी के पेपर में बैग में किसी काम से मुझे जाना था, मैं आपके यहाँ आया और आपके यहाँ आके किसी कारण से मेरा बैग मैंने आपके यहाँ रख दिया, आप मेरे दोस्त हैं। तो बाय सिंपली डिपॉजिटिंग माय टाइटल डीड विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप और विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेट, तो मैं आपके घर आया और अपने प्रॉपर्टी के कागज रख दिया, तो क्या उससे इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हो जाएगा? नो, इंटेंशन होना चाहिए और लोन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो बात करते हैं एक बार फिर से इसेंशियल की, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट होना चाहिए, डिपॉजिट और उसके बाद डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विथ इंटेंशन टू क्रिएट सिक्योरिटी। और इसमें टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये सारे शहरों में नहीं अवेलेबल है। हम लोग अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से शहरों में ये अवेलेबल है। तो इट इज ए पिक्यूलियर काइंड ऑफ मॉर्गेज, क्योंकि इसमें पिक्यूलियर इसलिए है कि रजिस्ट्रेशन इसका ज़रूरी नहीं है, केवल डिपॉजिट कर देने से ही इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है।
टाइम सेविंग है, फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका पर्पस है कि प्रमोट बिजनेस नीड्स, जहाँ पे जो सिटीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के सेंटर हैं, जिन शहरों में जो बिजनेस सिटीज़ हैं, तो उनमें ये फैसिलिटीज़ दी गई है। जो बोरोइंग ट्रांजैक्शन है, उधार लेना, अरे उधार आप वैसे भी सोच के देखिए, आप अनजान आदमी को उधार देंगे? लॉ देखिए बहुत आसान है, इट्स नथिंग मोर देन कॉमन सेंस, और यही हम लोगों का संकल्प है। आई हैव बीन एट ए वेरी सीनियर पोजीशन फॉर लास्ट 27 ईयर्स। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। तो लॉ को अगर आप रीजनिंग से, लॉजिक से देखेंगे, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी कभी बच्चे लोगों को देखता हूँ, वो लोग रट्टा मारते रहते हैं और भूल जाते हैं, परेशान होते हैं। आप रट्टा मारना बंद कीजिए। स्क्रीन आपको कभी भी कहीं भी कोई भी इशू हो, स्क्रीन पे लिखे नंबरों पे मुझे टेक्स्ट या फ़ोन कीजिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू 24/7/365 ऑल डे। तो देखिए, बोरोइंग ट्रांजैक्शन इज मैटर ऑफ फेथ। उधार लेना, आपको अगर किसी पे भरोसा नहीं होगा तो आप उधार नहीं देंगे। इक्विटी पे भी बेस्ट है। आपने उधार लिया तो उधार चुकता कीजिए, जस्टिस हो गया, गुड कंसाइंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ इनपुट्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो लिख सकते हैं। इंग्लिश लॉ के अंतर्गत मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज नॉन एज इक्विटेबल मोर्गेज, और सेक्शन 58F जो है ये अपना इक्विटेबल मोर्गेज का डिफिनीशन, हालांकि इसमें वर्ड इक्विटेबल मोर्गेज कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, बट दिस हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। और इंग्लिश लॉ के अंतर्गत मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज नॉन एज दैट इज नॉन एज इक्विटेबल मोर्गेज। और इक्विटेबल मोर्गेज इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि कोई लीगली डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मियरली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ टाइटल डीड द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड। तो इक्विटी में, अगर इक्विटी मतलब कंसाइंस, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, ऐसा कहा जाता है। कंसाइंस अंतरात्मा की आवाज़। लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे ये अंतरात्मा भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, नफ़े नुकसान का असर पड़ता है कंसाइंस पे भी विथ पैसेज ऑफ टाइम। बट देयर इज ए जनरल बिलीव कि कंसाइंस एक अच्छी चीज़ है, रखनी चाहिए। तो एनीवे चलिए, तो इक्विटी में कोई कागज़ तो नहीं बना, आप बाउंड तो नहीं हुए, तो आप, और सच ये है कि आपने कर्ज लिया है, तो अगर आपने कर्ज लिया तो कर्ज को वापस कीजिए, देयरफॉर दिस इज इक्विटी। तो अंडर इंग्लिश लॉ तो सारे फॉर्मेलिटीज इंग्लिश लॉ के यहाँ पे ला दिए गए हैं। और इसलिए एक पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू में, लॉर्ड केयर्न्स, मैं इसको लाल पेन से हाईलाइट कर दूं और बोल्ड भी कर दूं, यहाँ पे लिखा भी है 100 वर्सेज फोस्टर के केस में। इन्होंने कहा था कि इक्विटी डेट ए डिपॉजिट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विदाउट राइटिंग, विदाउट वर्ड ऑफ माउथ विल क्रिएट इक्विटी। तो बिना लिखत पढ़त के केवल डॉक्यूमेंट जमा कर देना कर्ज देते वक्त, ये अपने आप में इक्विटी है। और ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, इवन इफ इन द एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इनटू द राइटिंग, ये अंडरस्टूड है अंडर इक्विटी। तो इंडिया में ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन TPA में इसे जगह दी गई है, सेक्शन 58 ये आपके ऊपर है 58F के अंतर्गत। तो अंडर इंडियन लॉ दिस इज स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, दिस इज स्टैट्यूटरी डॉक्ट्रिन। और ये इतना है कि अगर ओरिजिनल टाइटल डीड अवेलेबल नहीं है तो कॉपी ऑफ दैट टाइटल डीड also can be deposited। देखिए, इक्विटेबल मोर्गेज में बैंक का बड़ा, कभी हर बैंक ने अपना एंटी मोर्गेज फ्रॉड और ऐसे अब
मैं केवल अवेयरनेस के पर्पज से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आने वाले समय में देखेंगे इस वीडियोज को। तो क्राइम का एक अपना ही हिसाब किताब है। लोगों की सुविधा के लिए कि कर्ज लेने में कोई दिक्कतें ना आए, कोई अड़चन ना आए और कर्ज सस्ता हो। अगर लेजिस्लेचर आपसे स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रही है तो लेजिस्लेचर ये बोरोइंग ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना चाह रही है। आप कर्ज लीजिए, अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। तो लेजिस्लेचर ने, कानून बनाने वालों ने इसलिए बना दिया कि चलिए भाई आप खाली ओरिजिनल टाइटल डीड अपना जमा कर दीजिए, आपको मोर्गेज डीड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोर्गेज डीड को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। हर मोर्गेज रजिस्टर्ड होता है, लेकिन इक्विटेबल मोर्गेज इट इज़ क्रिएटेड मियरली बाय डिपॉजिटिंग द टाइटल डीड। अर्जेंसी है किसी को, आपको लोन चाहिए, अब आप भाग रहे हैं टाइटल डीड बनवाने के लिए, डीड राइटर को ढूंढ रहे हैं, स्टैम्प पेपर के लिए भाग रहे हैं। तो इस टाइम को कम करने के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया। लेकिन अब प्रॉपर्टी का टाइटल डीड है, कलर फोटो स्टेट। अब कलर फोटो स्टेट से एक ही प्रॉपर्टी और दूसरे बैंकों में भी मोर्टगेज हो गई। तो ऐसे देखिए, लॉ हम लोगों के सहूलियत के लिए ही बनाया गया है, लेकिन लॉ के साथ साथ एक निगेटिव और भी सोसाइटी में चलती रहती हैं। एनीवे, जस्ट एकेडमिक पर्पज से मैं एक दो लाइन ये बोल गया यहाँ पे। तो बोलने का पर्पस ये था कि इन प्रिंसिपल there is no need and necessity of depositing the original title deed। आप उसके प्रूफ के एवज में कुछ और भी जमा कर सकते हैं और आपका इक्विटेबल मोर्गेज क्रिएट हो जाएगा। और ये बात कही गई सी असीमा वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के केस में। ये केस लॉ साइट कर दीजिएगा। और डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ टाइटल डीड जो है मे बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, इतना सहूलियत इसमें दिया गया कि ये अर्जेंसी के लिए बनाया गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद जाएं लेके और खुद जमा करें। आप बाई कुरियर, बाई पोस्ट, ऐसे एक रिसाइटल बन जाता है कि हाँ ओरिजिनल आया, उस रिसाइटल पे आपके साइन वाइन। तो देखिए, डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ टाइटल डीड में आइदर भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि सेक्शन 58F में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कर्ज लेने वाला बंदा खुद चल के आए और टाइटल डीड को प्रोड्यूस करे और उनको डिपॉजिट करे। अगर ये डिपॉजिट कोई भी करता है डेटर के बिहाफ पे लोन लेने के पर्पज से, तो ये सफिशिएंट होगा। टेरिटोरियल ये हर शहरों में नहीं है ये फैसिलिटी। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद और बाकी कई शहर हैं, और ये सारे कुछ शहरों के नाम आगरा, अजमेर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, गया, जयपुर और बहुत सारे शहर अब तो बढ़ ही रहे हैं। और पंजाब में इसे टीपीए चूँकि लागू नहीं है तो इसे एज इक्विवेलेंट टू सिंपल मोर्गेज माना गया, वैलिड मोर्गेज। और देखिए, जो प्रॉपर्टी इसमें कहीं भी सिचुएटेड हो, दिल्ली में प्रॉपर्टी है, आप कलकत्ता में लोन ले सकते हैं, कलकत्ता में इक्विटेबल मोर्गेज क्रिएट किया जा सकता है। और यही आज का क्वेश्चन पूछा गया है। आज के क्वेश्चन में आते हैं कि प्रॉपर्टी कहीं भी सिचुएटेड हो, द प्लेस वेयर टाइटल डीड इज डिपॉजिटेड, एट दैट प्लेस इक्विटेबल मोर्गेज इज क्रिएटेड। तो आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विटेबल मोर्गेज कैन बी क्रिएटेड एट द प्लेस वेयर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें ऐसे ऐसे सर नहीं खुजाना, न दिमाग लगाना। ये सिंपल क्वेश्चन, द प्लेस वेयर टाइटल डीड इज डिपॉजिट। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जहाँ क्रेडिटर रिजाइड करता हो, जहाँ डेटर रिजाइड करता हो, या जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी
चूँकि ये देखिए क्वेश्चन फ्रेम करना, सीएलसी के क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये खुद फ्रेम किए जाते हैं। ये इस पर्पस से फ्रेम किए जाते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। एग्ज़ाम में जो मर्जी जैसा मर्जी कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपना 100 आउट ऑफ 100 देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में देखते हैं किस हद तक सफल हो पाते हैं अपने इन प्रयासों में। तो देखिए अभी तक तो एमसीक्यू का सिर्फ इतना ही था कि एमसीक्यू पीटी। हम लोगों का एमसीक्यू कंसेप्चुअल, इसी एमसीक्यू से आपका मेंस का क्वेश्चन निकलना, इसी एमसीक्यू से आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन निकलना। और एमसीक्यू इस तरीके से प्लान किया जाता है, उनके ऑप्शंस इस तरीके से, हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है, मैं भी इस पे लगता हूँ, सब लोग मिलते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, तब जाकर ऐसे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। तो देखिए तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है कि जहाँ पे इमूवेबल पार्टी सिचुएटेड। अब जो लोग सीपीसी जिनके दिमाग में घूम रहा तो लिखा हुआ है कि इमूवेबल पार्टी सिचुएटेड, तो ज़्यादा चांसेज है कि इसमें आंसर मारेंगे सी। तो जब आप क्लियर हैं अपने विजन में और थॉट में, तो जैसे ही आप पहली लाइन पढ़ेंगे, इक्विटेबल मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड एट द प्लेस वेयर टाइटल डीड इज डिपॉजिटेड। क्योंकि ये ऑप्शन नहीं इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ई। दिस इज द आंसर। मेंस का क्वेश्चन है नीड, नेसेसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। तो अब मेंस के आंसर, बहुत सारे बच्चे लोगों के फ़ोन आते हैं मेंस में आंसर राइटिंग का। मेरा ये जो कार्यक्रम है ये खासकर स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग, आप हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग इनटू द मेंस। आपको कोई क्वेश्चन कम मार्क्स का होता है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हो जाता है, आपके पास कंटेंट है, सब कुछ है, आप उनको अरेंज नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते। तो देखिए मैंने सोचा है, 2-3 चीज़ें सोची है, आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए मैं वीडियो कुछ ऐसा बनाऊं कि जैसे इक्विटेबल मॉर्गेज, तो इस इक्विटेबल मॉर्गेज में एग्ज़ाम पर्पस से जो चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट है वो सारा मिल जाए आपको। नंबर 1, वीडियो इतना सफिशिएंट हो, इस वीडियो के कंटेंट इतने सफिशिएंट हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए। तो वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी किस हद तक सफिशिएंट है, अब मैं अपनी तारीफ नहीं करता, आई लव टू हियर माई क्रिटिक्स, एंड आई एम ऑलवेज ए हैप्पी मैन टू लर्न एंड इम्प्रूव अपॉन। तो आप लोग इस वीडियो, इसके कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप लोगों का सजेशंस, कमेंट सर माथे पे, अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो कंटेंट को और इनलार्ज कर देंगे। हमारे पास कंटेंट बहुत सारे हैं, 27 साल हो गए हैं मुझे, तो मुझे तो शॉर्ट करना पड़ता है कंटेंट को। काफ़ी कंटेंट शॉर्ट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर एनीवे, तो आपका ये क्वेश्चन देखिए, आप जब भी मेंस दें तो क्वेश्चन को अपने सामने रखें। क्वेश्चन को आप अपने सामने रखेंगे तो आपके माइंड में फिगर, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, लिखने बैठ गए, अब आप लिखने के धुन में खो गए और धुन में इस कदर खोए कि आप क्वेश्चन ही भूल गए कि लिखना क्या है, तो आपका आंसर चांसेज होते हैं इररिलेवेंट होने के। तो आप हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखें, 1-2 बार शुरू में पढ़ लें, बीच बीच में भी नज़र डालें। तो ये क्वेश्चन कैसे शुरू हो रहा है, नीड, नेसेसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। तो आप नीड, नेसेसिटी जो अभी आपको सीक्वेंस में बताया, उन चीज़ों को बताइए। नेसेसिटी क्या है, वो सारी चीज़ें। कंसेप्ट, तो कंसेप्ट में अब यहाँ पे 58 लिखिए। अब पूछा गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ, तो ये शायद अभी मैं बीच में बातों में आ गया, अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये 10 और 5 नंबर का, तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको लिखना है। इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है
कि स्टैट्यूट पे बेस है, इक्विटी पे तो 58F है, स्टैट्यूट पे स्टैट्यूटरी डॉक्ट्रिन है। और ये देखिए जो हम लोगों का जो डिफरेंस है इंग्लिश इक्विटेबल मोर्गेज और मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, तो इंग्लिश इक्विटेबल मोर्गेज वो इक्विटी पे इन्फोर्सेबल है और हमारा जो है 58F का स्टैट्यूटरी डॉक्ट्रिन पे इन्फोर्सेबल है। इंग्लैंड में इक्विटेबल मोर्गेज जो है वो कंप्लीट सिक्योरिटी के तौर पे माना जाता है, सॉरी इंग्लैंड में इसे कंप्लीट सिक्योरिटी के तौर पे नहीं मानते, इट इज़ बेस्ड अपॉन इक्विटेबल डॉक्ट्रिन। और इंडियन लॉ के अंतर्गत इट इज़ ए कंप्लीट सिक्योरिटी। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो मोर्गेज हैं, सिंपल मोर्गेज, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूज़ुफ्रैक्चुअरी मोर्गेज और बाकी जो तमाम कैटेगरी के मोर्गेज हैं वो रजिस्टर्ड हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे है, क्रेडिटर और डेटर के साइन है मोर्गेज डीड पे। और इक्विटेबल मोर्गेज में न लोन देने वाले का साइन है, न लोन लेने वाले का साइन है, न कोई कागजात है। और कागजात में क्या है, प्रॉपर्टी का टाइटल डीड। तो सवाल ये पैदा होता कि जो लिखत में डॉक्यूमेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं वो बेटर एविडेंस है या जो लिखत में नहीं है बगैर किसी कागज के वो बेटर एविडेंस है। तो आपको 58F ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करती है और ये स्टैट्यूट में ही लॉ का ही रिक्वायरमेंट है कि ये केवल टाइटल डीड के डिपॉजिट कर देने से ही हो जाता। तो दिस इज जो है ए कंप्लीट सिक्योरिटी इनटू द सेंस कि जितना स्ट्रॉन्ग सिंपल मोर्गेज है, जितना स्ट्रॉन्ग बाकी मोर्गेज है, उतना ही स्ट्रॉन्ग यही मोर्गेज है। और आप ये मान के चलिए कि 95% जो हाउसिंग लोन वगैरह और जो मोर्गेज है 95% मोर्गेज इंडिया में सारे के सारे इक्विटेबल मोर्गेज हैं। आप लोन ना देंगे तो सरफेसी एक्ट जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो लोग, मैं भी बहुत सारे केसेस किया है सरफेसी एक्ट में दिल्ली में, एट टॉप मोस्ट पोजिशन। खैर और अगला जो डिफरेंस है, इंग्लैंड में कोई टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे यहाँ टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके कंटेंट नोट डाउन करना चाहें कंटेंट नोट डाउन कर लें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू इन केस एनी नीड और असिस्टेंस। मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो ही रहा है, यू मे कॉल मी, नेवर हेजिटेट। और हम सब लोग मिलकर ये सुनिश्चित करें कि कुछ हम लोग इस तरह के वीडियोज, अब सभी टॉपिक पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो खासकर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो उनमें एक आपको कंप्लीट कंपाइलेशन मिल जाए, कंटेंट अच्छे मिल जाए, केस लॉ अच्छे मिल जाए, एक्सप्लेनेशन रीजनिंग लॉजिक अच्छा मिल जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें अपने मेंस के एग्ज़ाम में, इंटरव्यू के एग्ज़ाम में। देखिए ये कंपटीशन है, आप बेहतर लिखेंगे तो आगे निकलेंगे। ये पहला लॉ है कंपटीशन का, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द कंपटीशन, ओनली द एक्सेलेंस इज रिवॉर्डेड। अब चलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, कल पार्ट 6 आएगा एनोमलस मोर्गेज से। तो अगर वीडियो में कोई कमी हो, कंटेंट में कोई कमी हो, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू इम्प्रूव अपॉन। कमेंट में लिखकर, मुझे फ़ोन करके आप जैसा भी चाहें वैसा ज़रूर बताइएगा। आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगे, ये मिशन अगर अच्छा लगता है या ये सारी चीज़ें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो with next topic, that is anomalous mortgage. Till then, bye bye.